पूछेंगे, याद है तुम लोग क्या पूछने के लिए बोले थे? एक क्वेश्चन बताओ कि क्वेश्चन क्या है। सक्रिय द्रव्यमान है ना। अच्छा, कौन सा लेसन चल रहा है? लेसन नाम का नाम पता है? हाँ, फाइव नहीं बोलना है, लेसन का नाम बताना है। क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? साम्य। अच्छा, लेसन का नाम साम्य। इंग्लिश में क्या कहते हैं पता है? इक्विलिब्रियम। बोले तो इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम। तो लॉकडाउन में हम लोग इतना चीज तो सीखे कि बिना आदमी को ही पढ़ाया जा सकता है। ये किसने सिखा दिया? लॉकडाउन के पहले कोई आदमी कल्पना नहीं किया था कि बिना आदमी को पढ़ाई हो सकता है। लॉकडाउन ने सिखाया कि बिना आदमी को ही पढ़ाया जा सकता है। अकेले कैसे रहा जा सकता है, ये किसने सिखाया? क्योंकि लॉकडाउन में सबको कैसे रहना था? अकेले रहना था, ये सिखाया लॉकडाउन ने। तो सक्रिय द्रव्यमान, सक्रिय द्रव्यमान का नियम क्या है, यही ना? तो कल हम कुछ बताए थे, बताओ तो ये नियम कब लॉन्च हुई थी, बताओ तो। कितना? 1864। कब आया था? अच्छा, दूसरी बात ये बताओ कि तब कौन सा देश से आया था? नॉर्वे से आया था। अच्छा, तीसरी बात ये बताओ तुम लोग, कितने रसायन शास्त्री? दो रसायन शास्त्री ने मिलकर लाया था, है ना? कहाँ के था वो दोनों? नॉर्वे का। कब लाया था? अच्छा, ये तो समझ में आया कि 18। दोनों व्यक्ति का नाम क्या था? कल बताए थे कुछ की नहीं बताए थे? दोनों व्यक्ति का नाम क्या था? गुलबर्ग और बागे। दोनों व्यक्ति का नाम बताए थे। तो ये दोनों व्यक्ति में हम लोग, एक व्यक्ति का नाम था गुलबर्ग, एक का नाम क्या था? गुलबर्ग, है ना? गुलबर्ग। और दूसरा का क्या नाम था? बागे। यही इतना दोनों मिलके नियम लाया था। तो पहले इस नियम के बारे में हम लोग भूमिका लिखते हैं ना। क्या लिखेंगे? ये भूमिका कहलाती है। कोई पूछे कि ये क्या है, बताओ। ये नियम है कि भूमिका है? हाँ, भूमिका होता है, ये भूमिका है। पहले इसके बारे में कोई कहे कि मतलब भूमिका लिखो, क्या लिखो? भूमिका। तो ये शुरू वाला लाइनें लिखे। देखो, सक्रिय द्रव्यमान का नियम, सक्रिय द्रव्यमान का नियम, सक्रिय द्रव्यमान का नियम 1864 ईस्वी में। सक्रिय द्रव्यमान का नियम 1864 ईस्वी में, 1864 ईस्वी में नॉर्वे के दो रसायन शास्त्री, नॉर्वे के दो रसायन शास्त्री, नॉर्वे के दो रसायन शास्त्री। कहाँ के दो रसायन शास्त्री? नॉर्वे के दो रसायन शास्त्री, गुलबर्ग और वागे। गुलबर्ग और वागे, गुलबर्ग और बागे। किसने? गुलबर्ग और बागे ने, गुलबर्ग और बागे ने, गुलबर्ग और बागे ने, गुलबर्ग और बागे ने, गुलबर्ग और बागे ने मिलकर, मिलकर दिया था। गुलबर्ग और बागे ने मिलकर दिया था। गुलबर्ग और बागे ने मिलकर दिया था। गुलबर्ग और बागे ने मिलकर दी, गुलबर्ग और बागे ने मिलकर दी। चलो, मान लिया जाए कि ये तुम्हारे घर में मंसूरिया धान हुआ है। कौन धान हुआ है? मंसूरिया धान के नाम सुना है? हाँ, बड़ा प्रचलित है देहात के नाम, मंसूरिया धान। अच्छा, उसके बाद कुछ मोटका धान भी होता है, कनकवा उनकवा होता है। चाहे मान लो कि ये एकदम बासमती है। आपके घर में के प्रकार के धान है? दो प्रकार के। तुम सोच के बताओ, एकदम जल्दी बताना। अच्छा, एक बात बताओ, दोनों धान फाकना शुरू कर दोगे कि दोनों को मिल मिले या के कूटोगे? बोले बताओ। मिल मिले या के कूटोगे, वेरी गुड। जब कूटा तो दोनों में से चावल निकलेंगे कि एक में से निकलेंगे? ए में से चावल निकला सी, और बी में से चावल निकला डी। कूटोगे तब निकलेगा, बिना कुटैले नहीं निकलेगा। अच्छा, जरा सोचो कि तुमको ये वाला मंसूरिया जो धान है, कि 200 मन हुआ है। अरे बाप, 200 मन का मतलब जानते हो? 2 गुना 40 kg। क्योंकि एक मन में 40 केजी होती है, ऐसा हम लोग को बचपन में बताया जाता है कि एक मन में कितना केजी?
40 kg, वेरी गुड। अब थोड़ा सा आगे देखते हैं। और ये जो मंसूरिया धान है ना दोस्त, तो मंसूरिया हो गया, और ये जो है ये 300 मन हुआ है रे बाप। कितना मन हुआ है? 300 मन, मतलब हुआ कि 300 गुना 40 kg, माने इतना धान हुआ है यार। तो कुल मिला के तुम्हारे क्या धान कितना हुआ है बताओ? 500 मन। तो सोचो 100 मन में पूरा ट्रैक्टर फुल हो जाता है, तो 5 ट्रैक्टर तोरा क्या धान हुआ है। और आपके पिताजी कह रहे हैं कि पता चला है कि 5 साल अकाल पड़ने वाला है। दम समझना बढ़िया से, किस साल अकाल पड़ने वाला है? 5 साल अब धाने नहीं होगा, ऐसा सरकार अनुमान लगाया है मौसम विभाग से। अब बताओ सब धान बेच देगा कि कुटा कुटा घरे रखेगा? घरे रखेंगे। अब बताओ धान कुटाने के लिए धान को पहले उसनना पड़ेगा, मतलब तसला में डाल के बॉयल करना पड़ेगा उसको, देहात में उसनना उसना कहते हैं, शायद समझ में ना। हाँ, ये धान उसनल के सब आदमी है। बचपन में हम लोग को मम्मी पता है क्या करती, भूसा झोंक के चूल्हा लगल, 4 तसला चढ़ल है, अब भूसा उसा झोंक रहे, धान उसना रहा। अच्छा जरा सोचो कि धान उसने वाला काम घर में महिलाओं को दिया जाता है, और धान कूटे वाला काम जो है वो पुरुष के दिया जाता है। बताओ कितना धान तो रहे हुआ है, सोचो। घर में जो महिलाएं हैं धीरे धीरे एक एक दिन में 1 मन उसनेगी, पालेगी, सुखाएगी कि बहुत सारा। 1 मन, एक दिन में अगर 1 मन 40 किलो उसनेगी तो बेचारी को बहुत टाइम लग जाएगा। अच्छा बताओ तुम धान कूटने में भिड़ेगा, एक दिन में 1 मन कूटेगा कि बहुत सारा कूटेगा? नहीं तो साल में 365 दिन होता, पता चलता धाने नहीं कूटाया, सब ऐसे पड़ने लग गया, सब पानी में भीग गया। नहीं, बताओ धान अगर तुम्हारे क्या ज्यादा होगा तो धान कुटाने का जो वेग होगा, दर होगा, चाल होगा, धीरे धीरे रखोगे, तेज रखोगे, धीरे धीरे रखोगे, तेज रखोगे। क्यों? क्यों जा रहा है कि आ गया बारिश, आ गया बरसात, तो पूरा धान क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो घर में जब धान ज्यादा होता है ना किसी साल, तो धान कुटने का वेग भी ज्यादा होता है, और धान कम हुआ तो धान कुटने का वेग भी कम। हम एक ऐसे आदमी हैं, हम अपने बारे में बोल रहे हैं, हमरा के यहाँ धान पूरा साल में, 1 साल में 5 मन होता है। 5 मन, मान लिया कि 1 मन का तो आ गया चूड़ा, अब बच गया बेचारा 4 मन। अब हमरा ही धान पूरा साल के 4 मन होवे किया है, तो हमरा के यहाँ धान कुटाने का जो वेग होगा, उसने का वेग होगा, एकदम फास्ट होगा कि धीरे धीरे आराम से, एकदम आराम से। 4 मन धाने है, चारों दिन में 1 1 मन, 4 दिन, एकदम आराम से धीरे धीरे। जब धान कम हुई तो कुटाने का दर भी धीरे धीरे, और धान अब ज्यादा है तो कुटाने का वेग भी ज्यादा। इसको ऐसे समझो, ऐसे समझो कि तुम्हारा एक मकान है। हाँ सब लोग ऐसे समझो, तुम्हारा एक मकान है और ये बीच का गलियारा है, ठीक है? एक रूम यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, इतना रूम है। आप बीच का जो गलियारा देख रहे हो ना, ये गलियारा 25 बाई 25 का है। गलियारा कितना है, कितना? 25 फीट बाई 25 फीट का गलियारा है, मतलब लमहर आंगन है, गेट है बढ़िया से। देखो कितना रूम है, 1 2 3 4 5 6 रूम है। बीच में गलियारा है, किचन उचन में कोई रूम में है ये होगा, क्या रूम कोई। अब एक जोन मकान में इतना रूम है, जिकरा ही इतना रूम है, बड़ा मकान है। अब आ गया दिवाली, आ गया दिवाली, आ गया तो दशहरा और दीपावली के बीच में सबके यहाँ 16 दिन टाइम रहता है। समझ लो बढ़िया से, चाहे अमीर हो, गरीब हो, बड़ा हो, छोटा हो, मकान लमर हो चाहे मकान छोटा हो, तुमको दशहरा और दीपावली के बीच का टाइमिंग कितना देता है? सबको इतना देता है। अब बताओ एक आदमी के इतना बड़ा मकान है जो 16 दिन टाइम मिला, और एक आदमी हमरा नियत, मतलब हमरे बात कर लो, हमरा है 2 गो रूम है, एगो रूम है, 2 रूम है, आ 2 गो रूम है। तो होता क्या है कि रूम नंबर 1 है, 2 रूम। अब रूम है हमरा। अच्छा बताओ दशहरा से दीपावली तक हमरा कितना दिन टाइम मिलेगा, सोच के बताओ तो। 16 दिन। अब जल्दी जल्दी काम लोग करेगा, ये तुम लोग का है मकान, किस लोग का है? ये तुम लोग का है, आई मेरा मकान है। तो बताओ सोच लगे कि जल्दी जल्दी काम धोने दीपावली में कि हम
लोग करोगे काहे, तो मेंटली प्रेशर रहेगा, दिमाग में सोचना रहेगा, अरे भैया काम ज्यादा है, काम ज्यादा है तो काम जल्दी जल्दी करो। अगर काम ज्यादा तो काम करने का वेग भी जल्दी जल्दी धो पूछ। हमरा ही काम करने का वेग भी। जैसे एग्जाम्पल और समझो, एग्जाम्पल और समझना है। जैसे मान लिया कि अनदीना तुम घरे काम करता, एगो शादी विवाह में काम करता, जल्दी जल्दी कब काम करता हो, अनदीना की शादी विवाह एवरीडे, मतलब अभी जो तुम जी रहे हो जिंदगी में, उस दिन वाला काम ज्यादा करते हो कि शादी विवाह वाला ज्यादा करते हो, जल्दी जल्दी काम कब करते हो। अच्छा क्यों जल्दी जल्दी काम करते हो, कि हम जानते हैं शादी ब्याह में काम कम होता है ना, होता है ना, अच्छा ज्यादा होता है। तो शादी ब्याह में काम ज्यादा तो काम करने का वेग भी, आज शादी ब्याह, अच्छा अनदीना काम कम तो काम करने का वेग भी। मतलब ये हुआ कि काम करने का वेग, काम करने का वेग निर्भर करता है किस पर, बताओ जल्दी, काम पर, किस पर निर्भर करता है। अगर काम ज्यादा तो काम करने का वेग भी ज्यादा, यदि काम कम तो काम करने का वेग भी। अगर काम बढ़ रहा है तो वेग भी बढ़ रहा है, काम घट रहा है तो वेग भी। इसका मतलब बीच में कोची का रिश्ता है। तो काम करने का वेग समानुपाती काम, मतलब काम ज्यादा तो काम करने का वेग भी ज्यादा, और काम कम तो काम करने का वेग भी। अब जरा सोचो, हम कहें कि ए प्लस बी मिलके बन गया सी प्लस डी, भूला जाना इधर के कुछ है। हम कहेंगे ये बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। बताओ रासायनिक अभिक्रिया का वेग ज्यादा होगा कि कम होगा, ज्यादा। बहुत कम है, रासायनिक अभिक्रिया का वेग भी कम। तो डिपेंड करता है रासायनिक अभिक्रिया का वेग की कितना है। अगर ए ज्यादा है बी ज्यादा है तो अभिक्रिया का वेग भी ज्यादा। अगर ए कम बी कम तो काम धीरे, काम करने का वेग भी कम, रासायनिक अभिक्रिया का वेग। अब बताओ ये बात बताने वाले दो आदमी मिल के बताए, तो लग रहा है कि बात तो ना हम बताए थे, नहीं, बात सबसे पहले 1864 में बताया गया। बात निकल के आई थी नॉर्वे से। कहां से निकल के आई थी, नॉर्वे से। बताने वाला व्यक्ति का था गुलबर्ग। कौन था, गुलबर्ग और बागे। बताने वाला व्यक्ति गुलबर्ग और बागे था। ये बात काम वाला, मकान धोए वाला, धान कुटाए वाला बात, काम करने का वेग ज्यादा होगा, अभिक्रिया का वेग ज्यादा होगा, सबसे पहले घटना 1864 नॉर्वे के दो रसायन शास्त्री गुलबर्ग और बागे। अब तुमको हम कहेंगे बताओ, अभिकारक, अभिकारक ये अभिकारक है, ये ज्यादा है तो बताओ अभिक्रिया का वेग ज्यादा कि कम, ज्यादा। अगर अभिकारक कम है जल्दी बताओ, अभिक्रिया का वेग भी कम। बताने वाला व्यक्ति गुलबर्ग और कौन था, आगे समझ में आ गया। अच्छा सोच के बताओ, अगर हम लिखे ए और यहाँ लिख दे क्या बी, सोच के बताओ इससे हम लोग क्या कहते हैं, जल्दी बताओ। अभिकारक क्या कहते हैं, सोच के बताओ इससे हम लोग क्या कहते हैं, प्रतिफल। अभिक्रिया का वेग किस पर निर्भर करता है, प्रतिफल पर कि अभिकारक पर। तो हम नीचे लिख सकते हैं कि अभिक्रिया का वेग, किसका वेग, मतलब कितना तेजी से काम होगा, कितना स्लोली काम होगा, अभिक्रिया का वेग। अभिक्रिया का वेग मतलब होता है कि रिएक्शन तेज होगा, मीडियम गति से होगा कि फास्ट होगा। रिएक्शन पर निर्भर नहीं करता, रिएक्शन में भाग लेने वाले अभिकारक पर निर्भर करता है। अगर थोड़ा सा है धीरे धीरे रिएक्शन होगा, और ज्यादा है तो रिएक्शन और तेज से होगा, और बहुत ज्यादा है तो रिएक्शन और तेज से होगा। तो अभिक्रिया का वेग समानुपाती होगा अभिकारक के सांद्रण, इसका सांद्रण का, अभिकारक के मोलर सांद्रण, मोलर सांद्रण। कल एक बात तुमको बोले थे कि मोलर सांद्रण का तीन नाम, मोलरता भी बोले थे, याद है, मोलर सांद्रण के एक नाम बताए थे कोची, मोलरता। इसी का नाम बताए थे सक्रिय द्रव्यमान, याद कीजिए, कौन द्रव्यमान। तो बताओ अभिक्रिया का वेग किसका किसका सांद्रण होगा, किसका क्या समानुपाती होगा, अभिकारक के मोलर सांद्रण का, उसके बाद मोलरता का, उसके बाद सक्रिय द्रव्यमान का। बात बताने वाले कौन, नॉर्वे के दो वैज्ञानिक बर्ग और, तो नीचे सब लिखो। इसी रासायनिक अभिक्रिया का वेग, इस हाँ पैराग्राफ चेंज कर, इसी रासायनिक अभिक्रिया का वेग, इसी रासायनिक अभिक्रिया का वेग, रासायनिक अभिक्रिया का वेग
किसी रासायनिक अभिक्रिया का वेग, किसी रासायनिक अभिक्रिया का वेग, किसी रासायनिक अभिक्रिया का वेग आग लेने वाले, आग लेने वाले, आग लेने वाले, आग लेने वाले अभिकारक, आग लेने वाले अभिकारक, आग लेने वाले अभिकारक या अभिकारक, भाग लेने वाले अभिकारक के मोलर सांद्रण, अभिकारक के मोलर सांद्रण क्या, क्या नाम बताएं इसका, इन नाम। मोलर सांद्रण के बाद बताओ, मोलरता, मोलर सांद्रण या मोलरता, मोलर सांद्रण या मोलरता, सांद्रण या मोलरता, मोलरता, मोलरता या सक्रिय द्रव्यमान, या सक्रिय द्रव्यमान का सीधा समानुपात, 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 सीधा सीधा समानुपात, सीधा समान नहीं, कैसे सीधा समान, क्या सीधा समान या, चलिए या करके फिर से लिख लो, या नीचे एक परिभाषा और लिख लो, या किसी रासायनिक अभिक्रिया का वेग, किसी रासायनिक अभिक्रिया का वेग, रासायनिक अभिक्रिया का वेग, रासायनिक अभिक्रिया का वेग, रासायनिक अभिक्रिया का वेग, रासायनिक अभिक्रिया का वेग अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक, अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों कर, अभिकारकों, अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों, अभिकारकों, अभिकारकों के कारकों सक्रिय द्रव्यमान, सक्रिय द्रव्यमान के गुणनफल का सीधा समानुपाती होता, अभिकारकों के सक्रिय द्रव्यमान, सक्रिय द्रव्यमान, सक्रिय द्रव्यमान के गुणनफल का सीधा समानुपाती होता, द्रव्यमान के गुणनफल का सीधा समानुपाती होता, सीधा समानुपाती होता, सीधा समानुपाती होता, सीधा समानुपाती होता, का सीधा समानुपाती हो गया। अब देखोगे यहाँ फिर से 3 एग्जांपल दे रहे हैं, जल्दी बताओ। घर में धान ज्यादा हुआ है तो धान कूटने का वेग भी, तो बताओ धान किस पर, हाँ धान कूटने का वेग किस पर निर्भर कर रहा है, तुम पर कि तुम्हारे फैमिली पर कि धान पर, धान पर। अच्छा, घर में रूम ज्यादा है तो रूम का पोछने उछने का वेग, धोने उन्हें का वेग तुम पर निर्भर कर रहा है कि रूम की संख्या पर। अगर रूम ज्यादा है तो धोने का वेग भी, बात समझ में आ गया। तो घर में काम ज्यादा तो काम करने का वेग भी। अच्छा, किसी रिएक्शन में पदार्थ ज्यादा तो रासायनिक अभिक्रिया का वेग भी, अगर पदार्थ कम तो रासायनिक अभिक्रिया का वेग भी। ऐसे रिश्ता को क्या कहते हैं बताओ, समानुपाती। ऐसे रिश्ता को क्या कहते हैं, और इसका चिन्ह कैसे लगाते हैं, अल्फा जैसा, कैसा, अल्फा जैसा। कल हम बताए थे सक्रिय द्रव्यमान, याद है क्या, कल हम क्या पढ़ाए थे, सक्रिय द्रव्यमान को एक नाम और दिए थे, मोलर सांद्रण, याद करो। कौन सांद्रण, मोलर सांद्रण। भूल गया तो बहुत बढ़िया, इसी का नाम दिए थे मोलरता, याद है क्या। अच्छा, कल हम बताए थे सक्रिय द्रव्यमान या मोलर सांद्रण या मोलरता को बताओ किस ब्रैकेट से डिनोट करते हैं। अच्छा, कल हम पढ़ने के लिए बता दिए थे, अगर सिंपली ऐसे ए लिखा रहेगा तो पढ़ेंगे ए, क्या पढ़ेंगे ए, लेकिन ए को घर में बंद कर देंगे तो ए की मोलर सांद्रण, ए की, या ए की सक्रिय द्रव्यमान, ए की, वेरी गुड। अगर बी लिखा रहेगा तो सिंपली पढ़ेंगे बी, या बी का मोलर सांद्रण, कब, जब बड़ी ब्रैकेट में लिखा रहेगा
तब जैसे एक्स लिखल है तो एक्स एक्स एक्स, अगर घर में बंद कर दिया बोल एक्स का मोलर सांद्रण। अगर बाई लिख दिया जल्दी बोलो, बाई 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 बाई, चलो हम अब चल ही, बाय बाय, अब चला हम हूं अब चल ही। लेकिन ब्रैकेट में लिख दिया तो बाई की मोलर सांद्रण या बाई की सक्रिय द्रव्यमान। अच्छा अब बताओ, कल एक चीज हम तुम लोगों को पढ़ा रहे थे, ए प्लस बी, क्या पढ़ा रहे थे समझना बढ़िया से, लिखना मना है। अच्छा कल हम पढ़ाए थे ए प्लस बी। अच्छा ऐसा तीर कल जरूर पढ़ाए होंगे, या से समझो, ए प्लस बी ऐसा तीर, तो सोच के बताना है क्या रिएक्शन किसके अंतर्गत आएगा, इरिवर्सिबल की रिवर्सिबल। जल्दी बताओ क्या लिख दे बोलो, रिवर्सिबल। याद नहीं करोगे तो कुछ एको लाइन समझ में आएगा नहीं आएगा। तो याद बच्चा नहीं किया उसको पता नहीं चलेगा कि रिवर्सिबल क्या होता है और इरिवर्सिबल क्या होता है। रिवर्सिबल में होता है कि इधर के सब समान इधर, इधर के सब समान, माने एक बार रिएक्शन इधर से इधर होगा, एक बार रिएक्शन इधर से इधर होगा, लेकिन बीच में एक ऐसा अवस्था आएगा, बीच में बीचवा में, जितना इधर से इधर हो रहा है उतने इधर से उधर हो रहा है, तो उस अवस्था का नाम कल ही पढ़ाए थे साम्य अवस्था कहते हैं, याद है कौन अवस्था, अंग्रेजी में इक्विलिब्रियम स्टेट कल ऐसा हमने लिखवाया था कि यदि अभिकारक और प्रतिफल का दोनों का अभिक्रिया करने का भी एकदम बराबर हो जाए, दोनों का सांद्रण बराबर प्रति, तो इसको कहते हैं साम्य अवस्था इक्विलिब्रियम स्टेट, कल ऐसा हमने बताया था। अब तुमको हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, अभिक्रिया का वेग, अग्रिम अभिक्रिया का वेग, अग्रिम माने कौन वाला तीर बताओ, ए वाला तीर के वाला तीर, सोच के बताओ कौन वाला, ऊपर वाला वेग। अब इसके बाद कौन चिन्ह लगा देंगे, समानुपाती। अच्छा अभी हम बता रहे थे एकर सांद्रण का मतलब अभी क्या है बताओ तो, अभिकारक का कौन सांद्रण, मोलर सांद्रण, कौन सांद्रण, मोलर सांद्रण। मोलर सांद्रण या सक्रिय द्रव्यमान एक ही होता है, तो मोलर सांद्रण या सक्रिय द्रव्यमान बनाने के लिए कौन सा ब्रैकेट का उपयोग करते हैं, बड़ी ब्रैकेट का। बहुत सुंदर, बस आगे बढ़ते हैं। अग्रिम अभिक्रिया का वेग, वेग को हमेशा किससे डिनोट करते हैं, आर से, कौन वाली आर, वाली आर, समानुपाती है तो समानुपाती। अभिकारक में ए गो है, ए है कि बी है कि दोनों है, तो कुछ नहीं, पहले ए वाला को घर में बंद कर, फिर इसको बंद कर लीजिएगा बी वाला, वेरी गुड। अब थोड़ा सा आगे बढ़े, आर, समानुपाती कभी भी हटाते हैं ना तो कौन सा चिन्ह लाते हैं, बराबर, लेकिन इसके बदले में क्या देना पड़ता है बोलो, कांस्टेंट। पहला बार ऐसा काम कर रहे हैं तो पहला लिख और लिख देंगे ए, इंटू क्या लिख दें बोलिए बी। तो पूछे कि के क्या है, कहना कि के जो है एक कांस्टेंट है, के क्या है एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट को हिंदी में क्या कहते हैं, और जिससे इससे कौन वाला कांस्टेंट है, एन से एन जाए वाला कि एन से एन जाए वाला, एन से एन जाए वाला को क्या कहते हैं, अग्रिम अभिक्रिया है ना, कौन अभिक्रिया, अग्रिम अभिक्रिया, अग्रिम अभिक्रिया का वेग स्थिरांक, कौन स्थिरांक है, वेग स्थिरांक, अग्रिम अभिक्रिया का कौन स्थिरांक, वेग स्थिरांक है। थोड़ा सा और समझना, मान लिया जाए कि एन से अबरी एन जाए, उसको मान लेते हैं समीकरण, इसको क्या मान लेते हैं समीकरण, अबरी हम एन से एन जाते हैं, बताओ एन से एन जाएंगे तो अग्रिम अभिक्रिया की उल्टी अभिक्रिया, अभिक्रिया, अभिक्रिया का वेग क्या लिख दे बोलो, समानु, वही लिखेंगे क्या, अभी कारक के कौन सांद्रण, मोलर सांद्रण, मोलर सांद्रण के गो रूप बताए थे,
तीन गो कौन कौन? मोलर सांद्रण, मोलरता और सक्रिय द्रव्यमान। सबका सूचक क्या है? अरे बड़े, वेरी गुड। अभी बताओ वेग को किससे डिनोट करते हैं? आर से, समानुपाती। एक बार सोचो, जब एन से एन जाएंगे, एन से एन जाएंगे, अभिकारक हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा? प्रतिफल। कब? जब एन से एन जाएंगे तब। लेकिन जब हम लोग इधर से इधर जाएंगे तो अभिकारक कौन हो जाएगा? ए और बी। और प्रतिफल कौन होगा? सी प्लस डी। अरे बैठ, क्लास में चल रहा है ये। अब हम बच्चे के हम तो इधर से इधर जाएंगे तो ये अभिकारक की प्रतिफल। और सोचो इधर से इधर गए तो कौन अभिकारक? ये अभिकारक आ ई प्रतिफल। तो अब थोड़ा सा आगे बढ़ो, थोड़ा सा आगे बढ़ोगे, थोड़ा सा ज्यादा नहीं, आगे बढ़ोगे। बताओ सोच करके हम क्या लिख दें? सी और कौन? डी। मोलर सांद्रण को व्यक्त करने के लिए कौन ब्रैकेट? नो टॉकिंग। कौन ब्रैकेट? बड़ी ब्रैकेट। बताओ समानुपाती हटाते हैं तो क्या लिखते हैं? के। उसके बाद क्या लिखते हैं? अच्छा ये दूसरा बार लिख रहे हैं तो दू दे दिए। अच्छा बताओ सी आई इंटू का लिख दे। वेरी गुड। एकरा का मान ले बोलो अबरी? समीकरण से। अच्छा तो नहीं साम्य अवस्था में जरूर पढ़ाए होंगे। कौन अवस्था? साम्य अवस्था। सा आधा म आया। साम्य अवस्था पर, साम्य अवस्था पर हर कुछ बराबर हो जाता। हर कुछ मतलब समीकरण वन बराबर। साम्य अवस्था पर समीकरण वन बराबर का हो जाएगा? समीकरण टू। समीकरण वन बराबर, ये लड़का चार्जर निकालो और बैग में रखो। आया है ना? पढ़ चुपचाप। समीकरण वन बराबर है कि आर बराबर के आ इनटू ए आ इनटू बी। अच्छा बराबर होगा किसका? आर बराबर के टू इनटू सी आ इनटू डी। आर से आर खत्म, आर से आर ये खत्म। ओकरा काहे लिखेंगे? नहीं लिखेंगे, जाओ खत्म तो लिखेंगे। जाओ के वन ए इंटू बी आ के टू इंटू बी इंटू खत्म तो लिखे बनेगा। जाओ घूम जाओ, मर दस मर जाओ। अब के वन को रहने दिए। आ के टू ई पट्टी गुना में है। सोच के बताओ बराबर के ई पट्टी लाएंगे तो किस में जाए? आगा में। तो तुम समझदार आदमी हो, बताना के1 बटा क्या लिख दे? के टू। अच्छा आगे बढ़ो, इसको रहने देते हैं। तुमको हम छुएंगे तक नहीं, तुमको हम डिस्टर्ब तक नहीं करेंगे। तुम जहां पड़े हो, नींद में हो, नींद में ही रहो। हम क्यों टॉर्चर करेंगे तुमको? हम इसको टॉर्चर करेंगे। ए और बी कई पट्टी गुना में हाई पट्टी जाएगा। बताओ क्या लिखे? ए आ इंटू बी। भागा मने नीचे ही ना, भागा मने नीचे। अब देखो दो स्थिरांक पहले देख लिए थे, के1 और के2। ये है तीसरा स्थिरांक, के1 और के2 को केसी का, के1 और के2 को केसी कहते हैं। बताओ ऊपर में कौन है? सी। और नीचे में, हाँ ऊपर सी और डी, नीचे में कौन है? ए। और क्या है? बी। केसी एक तीसरा कांस्टेंट होगी। केसी एक कौन कांस्टेंट? आप पहला के1, दूसरा केसी, तीसरा स्थिरांक। पहला के1, दूसरा के2 और तीसरा केसी। केसी किसको कहते हैं? के1 बटा के2, तीसरा स्थिरांक है जिसे साम्य स्थिरांक कहा जाता है। कौन स्थिरांक? साम्य स्थिरांक का, साम्य स्थिरांक कहा जाता है। कौन स्थिरांक? तो बताओ केसी किसे कहते हैं? के1 बटा के2। पहला स्थिरांक और दूसरा स्थिरांक के अनुपात को क्या कहते हैं? तो अभी तुरंत याद होना चाहिए। हम
तुरंत। K1 बटा K2 को क्या कहते हैं? Kc। Kc को नाम है साम्य स्थिरांक। क्या नाम है? तो पहला की स्थिरांक और दूसरा के स्थिरांक के अनुपात को क्या कहते हैं? साम्य स्थिरांक। क्या कहते हैं? K1 माने अग्रिम अभिक्रिया का वेग स्थिरांक, और K2 माने उल्टी अभिक्रिया के वेग स्थिरांक। अब बट्टा माने अनुपात, बट्टा माने वो Kc साम्य स्थिरांक कहा जाता है। ऐसा करते हैं कि इसका भी नाम तुमको हम दे ही देते हैं, नाम देना। सर K2 क्या है? सर K2 क्या है? K2 के बारे में आपने नहीं लिखा, तो K2 है दूसरा बार स्थिरांक। अब K2 उल्टी जी, उल्टी अभिक्रिया, अभिक्रिया का वेग स्थिरांक, वेग स्थिरांक। और सीधा वाला के देखो कहीं लिखल होगा, लिखा हुआ है का? K1 एक स्थिरांक है जिसे अग्रिम अभिक्रिया के वेग स्थिरांक कहा जाता है। K1 सीधा वाला और K2 उल्टा वाला। फिर से K1 क्या? सीधा वाला, और K2 का वेग स्थिरांक, और दोनों का अनुपात को क्या कहते हैं? और Kc का नाम अभी हम बताए थे, क्या? सम स्थिरांक। कौन स्थिरांक? तो फिर से Kc का क्या फॉर्मूला? K1 बटा जिसको लगता है कि अब हम तू आराम करे घरे, कहा आराम करे? से एक बार लास्ट बार, जिसको लगता है कि अब हमें बचने की कोई उम्मीद नहीं, अब उम्मीद आराम से अब आना 16 जनवरी को बरहमा स्टार्ट। कौन जनवरी को? या 15 जनवरी को, 15 या 16 जनवरी को। तो मुझे पढ़े कहने जाते तो हमरा लगता ही ना हो कि हम बचबो। ऐसे कहे कहते तो क्लासरूम में जाके एकदम मरल लिए बेंचवा पर गिर जाती थी। सर जी कहते कि यहाँ जनवरी में। बात समझ में आ गया? तो क्वेश्चन लिखो, साम्य स्थिरांक से आप क्या समझते? क्वेश्चन लिखो, साम्य स्थिरांक से आप क्या समझते? साम्य स्थिरांक से आप क्या समझते? साम्य स्थिरांक से अगर हमको पढ़ाने में कहीं कमी है, समझाने में कमी है, तो तुम बताओ में जो कमी हम कहीं रहे। साम्य स्थिरांक, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, साम्य स्थिरांक, साम्य स्थिरांक, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, साम्य स्थिरांक, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। और उम्मीद है कि दिसंबर में आप लोग को बायोलॉजी साथ साथ, नवंबर नहीं, दिसंबर में। अभी देखो बरहमा कब स्टार्ट होती है? जनवरी में। तो एक महीना पहले स्टार्ट हो जाएगा तो कौन गलत काम होगा? अगर 16 जनवरी से 15 या 16 जनवरी से बरहमा स्टार्ट हो रहा है, ठीक एक मंथ पहले स्टार्ट होगा बायोलॉजी, एक मंथ पहले। हाँ, केमिस्ट्री से एक महीना पहले बायोलॉजी स्टार्ट होगा। और समझ में आ गया? तो दिसंबर महीना से आप लोग का बायोलॉजी शुरू हो जाएगा। कौन क्लास का? बरहमा का, 0 लेवल। मान के चले कि तूने किसी जीव का सेल का नाम ही नहीं सुना, खड़ा होइए, खड़ा होइए, टॉप पर खड़ा हो, खड़ा हो, खड़ा हो, खड़ा हो। कितना लोग को लगता है कि सेल का नाम सुने हैं? खड़ा हो जाओ। लगता है कि सेल जानी थी, लगे थे तोरा। हाँ, कोशिका का नाम सुना है ना? कोशिका का नाम, कोशिका का नाम सुना है कभी? खड़ा हो जाओ तो अरे ठंडा आ जाएगा इतना। खड़ा हो में मियाँ ठंडा है, अभी तो पूछला क्वेश्चन बाकी है हमरा है। चलो लिखो, नाम मिसिनाक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या है? आंसर लिखो। हाँ, इक्विलिब्रियम स्थिरांक क्या है? साम्य स्थिरांक क्या है? बताओ, साम्य स्थिरांक किसको कहते हैं? जल्दी बताओ। K1 बटा K2 को कौन स्थिरांक? इसी को साम्य स्थिरांक कहते हैं। बताओ, अग्रिम अभिक्रिया का वेग स्थिरांक और उल्टी अभिक्रिया के वेग स्थिरांक के अनुपात को क्या कहते हैं? लिखो। इसी रासायनिक अभिक्रिया में, इसी रासायनिक अभिक्रिया में, इसी रासायनिक अभिक्रिया में, इसी रासायनिक अभिक्रिया में, इसी रासायनिक अभिक्रिया में अग्रिम अभिक्रिया का वेग स्थिरांक,
अग्रिम अभिक्रिया का वेग स्थिरांक। अग्रिम अग्रिम अभिक्रिया का वेग स्थिरांक। 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 अग्रिम अभिक्रिया का कौन स्थिरांक? वेग स्थिरांक। और उल्टी अभिक्रिया का वेग स्थिरांक। और उल्टी अभिक्रिया का वेग स्थिरांक। उल्टी अभिक्रिया का वेग स्थिरांक। और उल्टी अभिक्रिया का कौन स्थिरांक? वेग स्थिरांक। के अनुपात को के अनुपात को के अनुपात को साम्य स्थिरांक कहा जाता है। के अनुपात को साम्य स्थिरांक कहा जाता है। के अनुपात को साम्य स्थिरांक कहा जाता है। ये अभी अनुपात को साम्य स्थिरांक कहा जाता है। ये अनुपात को साम्य स्थिरांक कहा जाता है। अनुपात को साम्य स्थिरांक कहा जाता है। साम्य स्थिरांक कहा जाता है। नीचे डैश दे के लिखोगे। साम्य स्थिरांक का मान ताप पर निर्भर करता है। साम्य स्थिरांक एकदम डैश दे के लिखो या स्टार लगा के लिखो। साम्य स्थिरांक का मान ताप पर निर्भर करता है। साम्य स्थिरांक का मान ताप पर निर्भर करता है। साम्य स्थिरांक का मान ताप पर निर्भर करता है। साम्य स्थिरांक का मान किस पर निर्भर करता है? ताप पर निर्भर करता है। उसी में लिखोगे ताप का मान बदल जाने से ताप का मान बदल जाने से साम्य स्थिरांक का मान बदल जाता है। ताप का मान बदल जाने से साम्य स्थिरांक का मान बदल जाता है। ताप का मान बदल जाने से साम्य स्थिरांक का मान बदल जाता है। ताप का मान बदल जाने से साम्य स्थिरांक का मान बदल जाता है। ताप का मान बदल जाने से साम्य स्थिरांक का मान बदल जाता है। ताप का मान बदल जाने से साम्य स्थिरांक का मान क्या होता है? बदल जाता है। नीचे पुनः डैश से लिखो। यदि ताप स्थिर हो यदि ताप स्थिर हो तो साम्य स्थिरांक भी स्थिर होता है। यदि ताप स्थिर हो तो साम्य स्थिरांक भी स्थिर होता है। यदि ताप स्थिर हो तो साम्य स्थिरांक भी स्थिर होता है। यदि ताप स्थिर हो तो साम्य स्थिरांक भी स्थिर होता है। कौन स्थिरांक? साम्य स्थिरांक भी स्थिर होता है। पुनः डैश से लिखो। साम्य स्थिरांक का मान उत्प्रेरक पर निर्भर नहीं करता है। साम्य स्थिरांक का मान उत्प्रेरक पर निर्भर नहीं करता है। साम्य स्थिरांक का मान उत्प्रेरक पर निर्भर नहीं करता है। साम्य स्थिरांक का मान उत्प्रेरक पर निर्भर नहीं करता है। साम्य स्थिरांक का मान उत्प्रेरक पर निर्भर नहीं करता है। साम्य स्थिरांक का मान उत्प्रेरक पर निर्भर नहीं करता है। नीचे डैश से लिखोगे। साम्य स्थिरांक को केसी द्वारा डिनोट करते हैं। साम्य स्थिरांक को केसी द्वारा डिनोट करते हैं। साम्य स्थिरांक को केसी द्वारा डिनोट करते हैं। बोर्ड पर लिखा हुआ है। साम्य स्थिरांक को केसी द्वारा डिनोट करते हैं। साम्य स्थिरांक को केसी द्वारा डिनोट करते हैं। नीचे फॉर्मूला लिख लो। K1 बटा K2 बराबर Kc। K1 बटा K2 बराबर Kc। K1 बटा K2 बराबर Kc। K1 बटा K2 बराबर कोची Kc। बताओ K1 क्या है? सीधी अभिक्रिया का वेग स्थिरांक। और K2 क्या है? उल्टी अभिक्रिया का वेग स्थिरांक। दोनों का अनुपात का क्या कहते हैं? Kc। कैसे आया? एकदम यहां से शुरू से उतारो। नीचे लिखो उदाहरण, एग्जाम्पल। नीचे लिखो एग्जाम्पल। जैसे में जैसे में जैसे में एग्जाम्पल नंबर ही पहला। ऐसा ऐसा 10 एग्जाम्पल सिखाएंगे तुम। एकदम लगेगा कि सीख गली, अब हटाओ तब हटाएंगे। एकदम लगेगा कि एकदम सीख गली। अब उतारो। एग्जाम्पल नंबर पहला है, बढ़िया से उतारो।
एग्जाम्पल नंबर पहला है, बढ़िया से उतार, बढ़िया से उतारना है। जैसे जैसे लिखे हैं खूब बढ़िया से लिख लिख के उतारो। पढ़ावे में कहीं कमी है, पढ़ावे में कहीं कमी कर रहे हैं तो इसी प्रकार के रफ्तार अब हम चलेंगे दही चूड़ा तक, दही चूड़ा तक ही। दही चूड़ा खत्म 11th। दही चूड़ा खाइए 2 दिन में, एक दिन खाइए हुमच के पचाइए, बरहमा शुरू कीजिए। अभी मत पूछना कहिया से बरहमा शुरू होता ना। 14 के खाना है, अब 15 को पचाना है बढ़िया से, बढ़िया से पचाना है, और फिर 16 से बरहमा शुरू।